Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है शौर्य सीरीज के अंदर, जहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस फॉर एसएससी जेईई मेंस 2023। शौर्य सीरीज के अंदर मैं और मेरी टीम लेकर आ रही हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एसएससी जेईई मेंस 2023 के नए एग्जाम पैटर्न में आपको देखने को मिल सकते हैं। कैलसी अलाउड है तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होगा, ये आप जानते हैं। और उसी लिए ये पूरी सीरीज में पूरी टीम इसीलिए आपके लिए साथ मेहनत कर रही है, ताकि एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो किसी भी सब्जेक्ट का जो आप अटेम्प्ट करने के लेवल पे ना हो। तो उस तरह से ही हम आपकी प्रिपरेशंस को अपग्रेड करते जा रहे हैं। आपको सीरीज कंटिन्यू फॉलो करना है। जो भी नए कॉन्सेप्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आप सीखते हैं उनको नोट डाउन करें और सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो करें। अगर अच्छा लग रहा है, हो सकता है आप कर पाए, तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अदरवाइज आप खुद प्रिपरेशन करें और कंटिन्यूसली फॉलो करें। यहां पर अगर आपको कांस्टेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो एईसी प्लस एप्लीकेशन है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है, जहां पर आपको लेक्चर मॉड्यूल्स मिलेंगे क्विक रिवीजन करने के लिए 200 प्लस आवर्स के साथ में 3000 से भी अधिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। टेस्ट सीरीज जिसमें 100 से अधिक टेस्ट हैं, 20 फुल लेंथ एंड 80 सब्जेक्टिव। नया पैटर्न है, 10 फुल लेंथ से काम नहीं होगा। जो टेस्ट सीरीज जिसमें 10 फुल लेंथ तो वो आप पे काम की नहीं, 20 फुल लेंथ, जो कि 5 से 6 टेस्ट तो आपको एग्जाम पैटर्न में अपने आप को ढालने में लग जाएंगे। कैलसी भी अलाउड है, तो वो सारी चीजें कंपैटिबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें 20 फुल लेंथ, और इसीलिए हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसमें 20 फुल लेंथ रखें, 80 सब्जेक्टिव। एक भी क्वेश्चन हो जो छूटे ना, सारे क्वेश्चंस हमारे एक बार वंस गो थ्रू हो चुके हों, इतना हमें प्रैक्टिस करना है, रिगरस लेवल पे प्रैक्टिस करना है। क्योंकि प्री आप निकाल चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही मोड है, ये सेकंड मोड है। तो प्री निकालने के बाद आप मेंस को जा रहे हैं, तो एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्री क्वालिफाई हुआ है तो मेंस क्लियर करके आऊंगा, ये टारगेट होना ही चाहिए। साथ में ये जो पीडीएफ है लेक्चर्स के और प्रैक्टिस सेशन के, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि एंड में रिवीजन करने में आपको हेल्प मिले। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आरसीसी का लेक्चर नंबर 6, जो कि है कोडल प्रोविजन और स्लैब डिजाइनिंग के ऊपर। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एनकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हुक ऑफ ए रेनफोर्समेंट बार ऑफ डायमीटर डी। देखिए, एनकरेज वैल्यू जब भी पूछा जाए, एनकरेज वैल्यू ऑफ बार, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 फाई फॉर ईच 45 डिग्री। हर एक 45 डिग्री के लिए कितना होता है? 4 फाई। अब इसने एंगल नहीं बोला, फिर इसने क्या बोला? तो आप क्वेश्चन में देखेंगे, इसने बोला स्टैंडर्ड हुक। स्टैंडर्ड हुक का मतलब होता है यू टाइप हुक। स्टैंडर्ड हुक का मतलब होता है 180 डिग्री बैंड, 180 डिग्री का बैंड, यू टाइप हुक। तो अब ऐसे केस में 4 फाई है फॉर ईच 45 डिग्री, तो 180 डिग्री अगर है, हुक है, तो कितना हो जाएगा? 16 फाई। और 90 डिग्री बैंड है तो कितना हो जाएगा? 8 फाई। और 135 डिग्री है तो कितना हो जाएगा? 12 फाई। साथ में आपसे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 टाइम डी। यहां पे डायमीटर डी दे रखा है। आपसे पूछे शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट को हम जब बांधते हैं तो उनका जो एक्स्ट्रा कंटिन्यूएशन लेंथ है वो कितना होना चाहिए? कंटिन्यूएशन लेंथ। जब हम स्टायरप्स को बांधते हैं तो वो हमें कहां बांधने हैं? तो स्टायरप को हमें हमेशा कंप्रेशन जोन में बांधना है, और बांधने के बाद जो कंटिन्यूएशन लेंथ है वो कितना होना चाहिए? सो इट शुड नॉट बी लेस देन, ये होता है 8 फाई फॉर 90 डिग्री। फिर उसके बाद 135 डिग्री के लिए 135 डिग्री के लिए 6 फाइव, और 4 फाइव फॉर 45 डिग्री, 180 डिग्री। जैसे जैसे 45 डिग्री बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कंटिन्यूएशन लेंथ कम हो जाएगी। मेन बार के अंदर कंटिन्यूएशन लेंथ कितनी है? जब आप मेन बार का हुक या बैंड प्रोवाइड करते हैं तो इसमें जो कंटिन्यूएशन लेंथ होती है वो किसी भी आपका कोई भी एंगल हो, कंटिन्यूएशन लेंथ जो होती है शुड बी मिनिमम 4 फाई। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं रेडियस ऑफ बैंड बताओ। तो अगर आपसे रेडियस ऑफ बैंड पूछा जाए, बैंड का रेडियस, तो वो होता है आपका के फाई, मतलब 2 फाई फॉर प्लेन बार। और अगर एच वाई एस डी बार है तो वो होता है 4 फाई फॉर एच वाई एस डी बार। ठीक है, तो इतना आपको मेनली इसमें से ध्यान रखना है।
आगे बढ़ेंगे, डायामीटर पूछे अगर बैंड का तो प्लेन बार के लिए 4/5 डबल कर देंगे और HYSDY के लिए 8/5। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द लैप लेंथ ऑफ ए रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन, लैप लेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए? तो लैप लेंथ की जो वैल्यू है टेंशन की अगर बात करें तो इट शुड नॉट बी लेस देन LD और 35 फॉर बेंडिंग टेंशन, ये बेंडिंग टेंशन के लिए। ऐसे ही आपसे पूछें कि कंप्रेशन के लिए कितना है, बेंडिंग टेंशन के लिए, बेंडिंग कंप्रेशन के लिए कितना है, तो बेंडिंग कंप्रेशन के लिए लैप लेंथ शुड नॉट बी लेस देन LD और 24/5 विच एवर इज मोर। और अगर आपसे बोला जाए डायरेक्ट टेंशन में बताओ कितना होगा, तो डायरेक्ट टेंशन के लिए इसकी जो वैल्यू है वो है 2LD और 35 विच एवर इज मोर एंड तो बेंडिंग टेंशन में LD को 35, डायरेक्ट टेंशन में 2LD को 35 और बेंडिंग कंप्रेशन में LD को 24/5। हमसे किसका पूछा, कंप्रेशन का पूछा है, तो कंप्रेशन में क्या होगा 24, LD तो ऑप्शन में नहीं तो 24 टिक करेंगे। Next, the development length in the compression for 20 mm diameter deformed bar of grade Fe415 embedded in a concrete of grade M25 whose design bond stress is 1.4। कौन सी मेथड लगाऊंगा इसमें, डिजाइन वर्ड दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है LSM लगाएंगे। और टाउ BD की वैल्यू फॉर प्लेन बार टेंशन कंडीशन, प्लेन बार टेंशन ये होता है M25 का 1.4, ये आपको पता होगा, टेबल याद करने का मैंने बच्चों को बोला है। M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, फिर ऐसे 1.5, 1.7, 1.9, M40 और उसके ऊपर 1.9। तो ये तो प्लेन बार टेंशन की वैल्यू है। हमारे पास LD का जो फॉर्मूला होता है LSM में 0.87 FY अपॉन 4 टाउ BD। अब यहां पर ये तो हो गया 0.87, 415 दिया है ग्रेड, तो ये हो गया डायामीटर हमें दिया है 20 mm और डिवाइडेड बाय 4। अब ये तो हो गया हमारे पास इसके लिए। अब HYSD बार की बात है तो 1.6 करेंगे और साथ में कंप्रेशन बोल दिया है तो फिर हम यहां पर 1.25 भी करेंगे। और अगर ऐसे नहीं करना तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता है, यहां पर ये 8 टाउ BD हो जाता है HYSD बार कंप्रेशन में। तो 8 टाउ BD अगर रखोगे तो सीधे आपको बस 1.4 रखना होगा। और ऐसे नहीं करना हो तो फिर 60 बढ़ाओ HYSD के लिए, 25 बढ़ाओ। इसको जरा सॉल्व करिए, कितना आंसर आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.87 इंटू 415 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 1.6 इंटू 1.25, दिस इज 644.73 mm। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है 645, दिस विल बी द करेक्ट। अगर आप इसमें 1.6 और 1.25 ना करें तब कितना आंसर आएगा, 644.73 इंटू 1.4 इंटू 1.6 इंटू 1.25, तो दिस विल बी 1289.46। मतलब अगर आप इससे ही निकाल दें और ये दो टर्म ना लें जो लेना चाहिए तो आपका आंसर कुछ आ रहा है 1289। और आप देखो यहां पर इन्होंने ट्रैप क्या कर रखा है, 1289 भी ऑप्शन में दे रखा है, बट ये गलत होगा क्योंकि HYSD बार है तो उसका 60% बढ़ाते हैं, कंप्रेशन है तो 25%। आप जल्दबाजी में सिर्फ ये ले लोगे तो गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत कचरा हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना है, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास द अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन इन असेसिंग डेवलपमेंट लेंथ। ये तो अभी हमने देख लिया, ठीक है। क्या होगा, सिग्मा ST 5 अपॉन 4 टाउ BD, यही ऑप्शन है, ए विल बी द करेक्ट आंसर, सिग्मा ST 5 4 टाउ BD। अगर आपसे ये प्लेन बार टेंशन का है, अगर आपसे बोले प्लेन बार कंप्रेशन का बताओ तो कितना हो जाएगा, सिग्मा S 5 अपॉन 5 टाउ BD। अगर आपसे बोले HYSD बार टेंशन का बताओ तो सिग्मा S 5 अपॉन 6.4 इंटू टाउ BD। आपसे बोले HYSD बार कंप्रेशन का बताओ, सिग्मा S 5 अपॉन 8 टाउ BD। इस तरह से अभी कुछ नहीं बोला है तो हम इसी को टिक करेंगे। नेक्स्ट इज द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट इज मेनली ड्यू टू, देखो बॉन्ड जो होता है उसका रीजन एक तो होता है प्योर एडेजन, एडेसिव रेजिस्टेंस, जो आपका सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी के कारण आता है।
सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट या ऑफ कंक्रीट, तो ये कंक्रीट के कारण है। दूसरा एक है मैकेनिकल रेजिस्टेंस, जो कि लग्स एंड कोरुगेशन जो होते हैं HYSD बार में, उसके कारण आता है। और जो आपके बार हैं, चाहे प्लेन बार हो चाहे आपका HYSD बार हो, उनके सरफेस पे जो माइक्रो प्रोजेक्शन होते हैं उससे फ्रिक्शनल आता है। तो ये तीनों ही रीजन हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड स्ट्रेंथ देते हैं, तीनों ही देते हैं। HYSD के अंदर हम बात करें तो वहां पे तो तीनों रहते हैं, और प्लेन बार की बात करें तो उसमें मैकेनिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो प्लेन बार है, वहां लग्स नहीं होते, कोरुगेशन नहीं होते, तो वहां पे सिर्फ 2 एंड 3 फैक्टर काम करते हैं। इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो HYSD का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लेन बार। कितना ज्यादा होता है? 60%। नेक्स्ट इज, इफ अ बीम इज लाइकली टू फेल ड्यू टू हाई बॉन्डिंग स्ट्रेस, देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय। हम ये पढ़ते हैं कि जब हम चेक फॉर बॉन्ड लगाते हैं, और चेक फॉर बॉन्ड में जो हमारा टाउ BF होता है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड, जिसका फॉर्मूला होता है V/σOJD, और एक होता है हमारा टाउ BD, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जब हम चेक लगाते हैं बॉन्ड स्ट्रेस और बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो हम इसमें ये चेक लगाते हैं कि जो स्ट्रेस है टाउ BF जो है वो अगर ज्यादा हो जाए, किससे? टाउ BD स्ट्रेंथ से अगर ज्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा? टाउ BF को डिक्रीज करना होगा। अगर ज्यादा हो गया है तो अनसेफ इन बॉन्ड हो गया, और कम करने के लिए टाउ BF को कम करने के लिए V को हम चेंज नहीं करेंगे, JD लीवर आर्म को कुछ नहीं कर सकते, समीशन O बढ़ा सकते हैं। और समीशन O बढ़ाना है तो नंबर को इंक्रीज करेंगे, डायामीटर को डिक्रीज करेंगे, कीपिंग द AST सेम। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि नंबर भी बढ़ा दो डाया भी बढ़ा दो, वरना AST बढ़ जाएगा। AST बढ़ गया तो ऐसे केस में आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड हो सकता है, अंडर का ओवर हो जाएगा। सो हम AST सेम रखना पड़ेगा। सो नंबर बढ़ाएंगे, डाया कम करेंगे। सो यूजिंग स्मॉलर डाया बार्स इन करस्पॉन्डिंग मोर इन नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। अगर वर्टिकल स्टायरअप बढ़ाएंगे तो उससे बॉन्ड में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा। इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द बीम, डेप्थ पे हम कंट्रोल, डेप्थ पे बेंडिंग और शेयर का है, बॉन्ड का कंट्रोल नहीं है। डेफिनेटली डेप्थ बढ़ाएंगे तो बॉन्ड कम होगा, बट उससे हम जब डेप्थ बढ़ाएंगे तो ऐसे केस में सेल वेट बढ़ेगा फिर ज्यादा, तो हम उस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। बॉन्ड मेन डेप्थ पर कंट्रोल है बेंडिंग का और शेयर का। हायर डाया बार्स और रिड्यूस नंबर, नंबर कम करेंगे डाया बढ़ाएंगे तो समीशन O कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। समीशन O कम हो गया तो स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज टॉर्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ गिवन RC सेक्शन। टॉर्शन रेजिस्टेंस मतलब उसकी टॉर्शन कैपेसिटी, उसकी स्ट्रेंथ, लेटरल अनस्टेबिलिटी के अगेंस्ट उसकी स्ट्रेंथ, लेटरल अनस्टेबिलिटी के अगेंस्ट उसकी स्ट्रेंथ किन चीजों से बढ़ सकती है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये क्वेश्चन एकदम लॉजिकली बेस्ड आपको करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस बेस्ड। डिक्रीज विद डिक्रीज इन स्टायरअप स्पेसिंग, जरा इसको समझो क्या बोल रहा है। अगर हम स्टायरअप की स्पेसिंग, हाँ ठीक है, उसको कम करें, स्टायरअप की स्पेसिंग को अगर हम कम करें, हाँ ठीक है, अगर हम स्टायरअप की स्पेसिंग कम करेंगे, स्पेसिंग कम करेंगे तो क्या आप मानते हैं स्टायरअप के नंबर बढ़ेंगे? और अगर ज्यादा स्टायरअप आप दोगे, ज्यादा स्टायरअप दोगे, तो ऐसे केस में तो स्ट्रेंथ क्या होगी? कोई भी स्ट्रेंथ हो, शियर स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, टॉर्शन स्ट्रेंथ, कुछ भी हो, बढ़ेगी ना, फायदा ही मिलेगा ना। ये क्या बोल रहा है? डिक्रीज हो जाएगा, गलत। डिक्रीज विद इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल बार। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल बार बढ़ाऊंगा तो आप जानते हैं मेरा PT परसेंटेज बढ़ेगा, और PT परसेंटेज बढ़ेगा तो भी वजन तो अल्टीमेटली बढ़ रहा है, और वजन जब बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, लेटरल स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगेन यहां पर टॉर्शनल स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, टॉर्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, स्टिफनेस बढ़ रही है अल्टीमेटली। डेप्थ बढ़ाओगे स्टिफनेस बढ़ेगी, स्टिफनेस बढ़ेगी, लेटरल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेटरल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, टॉर्शनल रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ेगी। ये बोल रहा है डिक्रीज, गलत। ये बोल रहा है स्टायरअप और लॉन्गिट्यूडनल बार पे डिपेंड ही नहीं करता, गलत। क्यों नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो इसलिए आप खुद सोचो ना, जब हम साइड फेज रेनफोर्समेंट तो टॉर्शन के लिए तब देते हैं जब डेप्थ 450 से अधिक हो, टॉर्शन लग रहा हो, और नहीं लग रहा तो 750 से अधिक होने पे देते हैं। तो साइड फेज इज नॉट ओनली फॉर टॉर्शन। तो फिर जब मान लो टॉर्शन लग रहा है
और डेप्थ 450 से कम है, तब हम क्या करते होंगे, तब कैसे टॉर्शन रेजिस्टेंस आता होगा, तब तो ये स्टायरअप और लॉन्गिट्यूडनल स्टील ही लाते हैं ना। अगर आपको पता हो टॉर्शन की डिजाइनिंग, तो हम इक्विवेलेंट मोमेंट और इक्विवेलेंट शियर से स्टायरअप और यही तो निकालते हैं, और वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा शियर लेते हैं जिससे स्पेसिंग कम हो जाती है। तो हम स्टायरअप बढ़ाकर, स्टायरअप के नंबर बढ़ाकर, स्पेसिंग कम करवाकर और पीटी परसेंटेज बढ़ाकर ही टॉर्शन रेजिस्टेंस मेनली डिराइव करते हैं। तो ये बोल रहा है इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्टायरअप। अब इसने स्पेसिंग नहीं बोला, स्पेसिंग बोलता तो गलत हो जाता, इसने बोला स्टायरअप मतलब नंबर बढ़ाकर, पीटी परसेंट बढ़ाकर। सही बात है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला है बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बी क्रॉस डी सब्जेक्टेड टू टॉर्क टी, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम। इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपसे नॉर्मली शियर स्ट्रेस पूछा जाए सर्कुलर सेक्शन का, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टी अपॉन आई पी अपॉन आर, या टी अपॉन जेड पी, है ना, आर मैक्स। ये मैक्सिमम शियर का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम शियर का। किसी भी शियर का पूछा है नॉर्मल शियर, तो टी अपॉन आई पी अपॉन आर। पर ये हमारे पास है सर्कुलर सेक्शन का फॉर्मूला, जो हम सोम में पढ़ते हैं। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर हमसे पूछा है, रेक्टेंगुलर बीम में, तो ये सेंट वेनेंट थ्योरी से निकाला गया फॉर्मूला है डायरेक्ट। आप इसको ध्यान रखें, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जब भी एग्जाम में शियर स्ट्रेस पूछेगा, तो शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टी के अपॉन में अल्फा बी स्क्वायर इंटू डी। बी का स्क्वायर आएगा और डी, जितना विड्थ ज्यादा होगी, जितना विड्थ ज्यादा होगी उतना स्ट्रेस कम आएगा। विड्थ बढ़ेगी तो वाई वाई वाला इनर्शिया बढ़ेगा, लेटरल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जितना विड्थ कम उतना लेटरल स्टेबिलिटी कम, उतना शियर स्ट्रेस ज्यादा, उतना जल्दी वो टॉर्शन के अगेंस्ट फेल हो जाएगी। सो टी अपॉन अल्फा बी स्क्वायर डी, बी डी स्क्वायर गलत, बी डी गलत, बी डी गलत, सही है ए आंसर टी अपॉन अल्फा बी स्क्वायर डी। सेंट वेनेंट थ्योरी से निकला हुआ रिजल्ट है, इसको ध्यान रखें। सेंट वेनेंट was the first person to accurately describe the shear stress distribution on the cross section of non-circular member, means rectangular section। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो है टाउ मैक्स बराबर टी अपॉन अल्फा बी स्क्वायर डी, जहां पर बी डी से कम है, मतलब बी विड्थ है, डी डेप्थ है। और इसमें यह भी ध्यान रखना कि यहां पर जो लॉन्गर के मिडिल में जो शियर स्ट्रेस आता है डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्गर के मिडिल में जो शियर आता है वो ज्यादा होता है, इसको हम टाउ मैक्स लॉन्गर बोलते हैं। और जो शॉर्टर के मिडिल में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनता है, उसमें जो वैल्यू आती है वो कम आती है, तो इसको हम बोलते हैं टाउ मैक्स शॉर्टर, है ना। शॉर्टर साइड के मिडिल में जो आ रहा है वो कम होगा, और लॉन्गर के मिडिल में जो आ रहा है वो ज्यादा होगा। तो आपसे ये भी पूछते हैं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में टाउ मैक्स किधर ज्यादा होगा, तो लॉन्गर वाला ज्यादा होगा, शॉर्टर वाला ज्यादा कम होगा। ट्रिक ये ध्यान रखना है, लॉन्गर बचपन में इंग्लिश की टीचर ने कहा था लॉन्ग मतलब लंबा, बड़ा, ज्यादा, तो लॉन्गर ज्यादा है, शॉर्टर छोटा है। ट्रिक ध्यान रखें। Torsion reinforcement is provided and near the corner in two-way slab which is simply supported on both edges meeting at the corner। ठीक है, टॉर्शन रेनफोर्समेंट वन वे स्लैब में तो दी ही नहीं जाती, कहां देते हैं, टू वे स्लैब में। अब जो टू वे स्लैब हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, एक सिंपली सपोर्टेड और एक कंटिन्यूस। विच इज सिंपली सपोर्टेड ऑन बोथ एजेस मीटिंग एट द कॉर्नर। किसी कॉर्नर पर अगर सिंपली सपोर्टेड एज है, मतलब डिसकंटिन्यूस एज। देखो सिंपली सपोर्टेड स्लैब में तो देते ही नहीं है, ये देते हैं कंटिन्यूस स्लैब में। पर कंटिन्यूस स्लैब के अंदर, कंटिन्यूस टू वे स्लैब में, रिस्टेंड स्लैब में भी वहां देते हैं, ऐसे कॉर्नर पे देते हैं जहां पर दोनों एजेस जो मिल रही हैं वो क्या है, डिसकंटिन्यूस। और डिसकंटिन्यूस एजेस को हम सिंपली सपोर्ट एजेस बोल सकते हैं। तो बिल्कुल यहां देते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, 100% सही है, सही स्टेटमेंट है। द एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट इन ईच ऑफ द लेयर शैल बी 3/4 ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम मिड स्पान मूवमेंट इन द स्लैब। ये बात भी सही है। जहां दोनों एज डिसकंटिन्यूस है, ऐसे में हम जो स्टील देते हैं वो 3/4 ऑफ ASTX प्लस मिड स्पान मूवमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव वाला ASTX प्लस का 3/4 देते हैं। और कितने लेयर में प्रोवाइड करते हैं पूछें तो 4 लेयर में प्रोवाइड करते हैं।
और मैश का साइज क्या होता है, LX/5 क्रॉस LX/5 इस मैश के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और यह भी ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा कॉर्नर है जहां पर एक एज कंटिन्यूस है और एक एज डिसकंटिन्यूस है, वहां सब कुछ सेम, साइज ऑफ मैश LX/5 चार लेयर में देंगे, बट जितना यहां है इसका आधा देंगे, 3/8 AST x प्लस। मतलब ये होता है 75%, ये होता है 37.5%। ठीक है, अगर ऐसा कॉर्नर जहां पे एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस है। और ये भी ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई कॉर्नर है जहां दोनों एजेस कंटिन्यूस हैं, वहां पर टॉर्शन रेनफोर्समेंट नहीं दिया जाता। अभी तो पहले आप ये समझो कि जो टॉर्शन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कॉर्नर पे टू वे स्लैब में, सिंपली सपोर्टेड बोथ एजेस मीटिंग एट द कॉर्नर, तो क्या ये बात सही है, हाँ देते हैं, हाँ देते हैं। तो ये जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है हर लेयर में जो हम दे रहे हैं 3/4 दे रहे हैं मैक्सिमम हेड स्पैन मोमेंट का, ये बात भी सही है, बट ये कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम ये जो एक्स्ट्रा यहां पे दे रहे हैं, ये किसके लिए दे रहे हैं, क्रैकिंग के लिए। क्रैकिंग नहीं आना चाहिए कॉर्नर्स पे, जो वो लिफ्टिंग हो सकती है उसको रोकने के लिए, कॉर्नर्स को लिफ्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। वो वहां पे लिफ्टिंग जो हो रही है उससे टॉर्शन इंड्यूस होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। दोनों करेक्ट हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं है। ठीक है, बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट। वी प्रोवाइड टॉर्शन रेनफोर्समेंट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द क्रैक ड्यू टू टॉर्शन। एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। हम 3/4 दे रहे हैं, सही बात है, हम टॉर्शन के कॉर्नर में ऐसा रेनफोर्समेंट देंगे, ये बात भी सही है, जहां सिंपली सपोर्टेड एजेस होंगी। तो इसमें इससे आ रहा है कि सिंपली सपोर्टेड एजेस है इसलिए हम दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि हम इसलिए दे रहे हैं, हम दे रहे हैं वो लिफ्टिंग को उसको रोकने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। 3/4 क्यों दे रहे हैं, ये थोड़ी रीजन होगा इसका। The rectangular beam with B 200 effective at 300 is subjected to a limit state shear of 80 kilonewton। limit state shear मतलब ये हमें इसने VU दे दिया है 80 किलोन्यूटन। हमको बोला है टॉर्शनल मोमेंट जो है इसमें TU 6 किलोन्यूटन मीटर है। ठीक है, इफेक्टिव डेथ दे दिया है। इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ शेयर बोला है। इक्विवेलेंट शेयर, वी इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VU प्लस 1.6 TU अपॉन B। LSM के अंदर VU कितना है 80, 1.6 TU कितना है 6 अपॉन में विड्थ कितना है 200। मीटर में रखूंगा क्योंकि ये सब मीटर में, ये गलती ना हो यहां पे, इसको मीटर में रखो, 200 को मीटर में 0.2, इससे इसको कैंसिल करूंगा, ये 8 हो जाएगा, 6 सेट 48 होगा, 80 में 48 जोड़ूंगा 128 आंसर आ जाएगा। 4 से तो किलो न्यूटन यूनिट होगी, तो सही आंसर क्या होगा 128 किलो न्यूटन। इसी में अगर आपसे एम इक्विवेलेंट का मैं आपको रिवाइज करा दूं, तो एम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MT प्लस माइनस M, और यहां पर MT अगर पूछेगा तो MT का फॉर्मूला क्या बनेगा, T अपॉन 1.7 1 प्लस D बाय B। तो पहले इससे ये MT निकालेंगे, और ये बेंडिंग मोमेंट है, एक बार ME1 आएगा तो वो होगा MT प्लस M, और एक बार आएगा ME2 MT माइनस M, MT माइनस M। इससे जो AST आता है वो हम नीचे रखते हैं, और इससे जो AST आता है वो हम टॉप में प्रोवाइड करते हैं। तो ये टॉप रेनफोर्समेंट का एरिया होगा, ये बॉटम, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है, ये यहां पर बॉटम में दिया जाएगा AST1 जो इससे आएगा, और इससे जो आएगा वो टॉप पे दिया जाएगा। किस कंडीशन में ME1 ME2 सेम हो सकते हैं, AST1 AST2 जो, तो आपका अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है तो वहां पर AST1 और AST2 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, या बोल सकते हैं ME1 और ME2 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कहां पर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे। नेक्स्ट आते हैं, अगला है द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ RC स्लैब। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस डेप्थ कौन से मोमेंट से निकालेंगे, तो जो बड़ा होगा उन दोनों से हम डेप्थ निकालेंगे, जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा। AST दोनों से निकालते हैं। अगला है द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ RC स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार एट 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग। इफ इट इज डिजायर्ड टू रिप्लेस 10 mm बार्स बाय 12 mm बार्स, देन द स्पेसिंग ऑफ द 12 mm बार्स विल बी। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको ट्रिक समझाता हूं।
स्लैब के अंदर जो स्पेसिंग का फॉर्मूला है किसी भी बार का, वो फॉर्मूला है स्पेसिंग ऑफ बार, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार बराबर 1000 इंटू एएसटी ऑफ 1 बार, 1 बार का एरिया अपॉन एएसटी टोटल, जितना एएसटी रिक्वायर्ड था। अब हमने क्या बोला कि एक स्लैब थी, उसमें हम पहले 10 mm की बार दे रहे थे 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे, अब 10 की जगह 12 देना है। आप मुझे बताओ, आप कुछ भी करो, 10 दो, 12 दो, 14 दो, कुछ दो, टोटल एरिया रिक्वायर्ड चेंज तो नहीं होगा। मतलब अगर आप देखो तो स्पेसिंग जो है वो सिर्फ एरिया ऑफ 1 बार पे डिपेंड करेगी। ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इज नॉट वेरिएबल। ये वेरिएबल है क्योंकि यहां क्या आ रहा है, π/4 d स्क्वायर, मतलब जो डायामीटर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, π/4 d स्क्वायर। मतलब बच्चों लोग हम ये बोल सकते हैं कि S2 अपॉन S1 बराबर D2 अपॉन D1। बस जब भी स्लैब में स्पेसिंग क्वेश्चन आए ये टिप्स याद रखो, इसको फॉर्मूले को लगा देना। अब S2 है, S1 पहले वाली स्पेसिंग कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बाद का डाया कितना देना चाह रहे हो 12 mm, पहले का कितना है 10, ठीक है, फिर स्क्वायर, ठीक है, फिर आगे 12 का स्क्वायर 144 और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 144 अपॉन 100 1.44, तो 10 इंटू 1.44 सेंटीमीटर में आएगा, तो आंसर क्या आएगा 14.4 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इल्ड लाइन थ्योरी रिजल्ट्स इन। देखो इल्ड लाइन थ्योरी जो है, जो हम स्लैब के इसमें यूज करते हैं, ठीक है, ये अपर बाउंड सॉल्यूशन पे बेस्ड है, इससे अपर बाउंड रिजल्ट आते हैं। मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, स्लैब के अंदर जो भी डिजाइनिंग करते हैं इल्ड लाइन थ्योरी के बेस पर, वो हम क्रैकिंग प्रिवेंट करते हैं, क्रैकिंग ड्यू टू बेंडिंग। उसके अकॉर्डिंग हम मेन बार वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं जो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, और वहीं पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो क्रैकिंग ड्यू टू अदर इफेक्ट्स को रोकती है। तो अल्टीमेटली हम यहां पर जो भी डिजाइनिंग कर रहे हैं, सबसे मेन बार और डेप्थ, वो हम क्रैकिंग को रोकने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। टेम्परेचर श्रिंकेज क्रैकिंग के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन बार दे रहे हैं। तो होलसोल स्लैब में जो पूरी डिजाइनिंग है वो क्रैकिंग को प्रिवेंट करने का है। मतलब हम जो वहां पे डिजाइनिंग करने में कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं वो क्रैकिंग पर बेस्ड है। क्रैकिंग मतलब लोअर बाउंड का मतलब है कि आप डिफॉर्मेशन पर बेस्ड हो, इल्डिंग पर बेस्ड हो। अपर बाउंड का मतलब है कि आप हायर लोड पर बेस्ड हो। तो हम हायर लोड पर बेस्ड हैं, जो ऐसा लोड जो क्रैकिंग लेके आए, ऐसे लोड के लिए हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे बेंडिंग मोमेंट के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे बेंडिंग मोमेंट से हम मेन बार निकाल रहे हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, अपर बाउंड सॉल्यूशन। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना अगर क्वेश्चन पूछते हैं। यील्ड लाइन मेथड जो है वो अपर बाउंड अप्रोच पर बेस्ड है, क्योंकि अल्टीमेट लोड हम इसमें यूज कर रहे हैं, कोलैप्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम अल्टीमेट लोड पे बेस्ड है, डिजाइन यूज कर रहे हैं एलएसएम के अंदर, और साथ में यहां पर क्रैकिंग के अकॉर्डिंग हम उसका डिजाइनिंग मेन लेके चलते हैं। द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन इंक्लूड द इफेक्ट ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज and temperature occurring after the erection of partition and application of finishes as applicable to floors and roof is restricted to। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपसे मैक्सिमम, ये एक्चुअल में आपसे अलाउबल डिफ्लेक्शन पूछ रहा है आरसीसी का, एक सिंपल ट्रिक देता हूं जो कोई नहीं बताएगा और हमेशा आपकी हेल्प करेगा, किसी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये जो लाइन है ना यहां पर, आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस, अगर ये लाइन, इतनी सी लाइन, अगर ये नॉट अवेलेबल है, आपके क्वेश्चन में ये लाइन नहीं है, तो आप टिक कर देना स्पान अपॉन 250। पूरा क्वेश्चन भी मत पढ़ना, इतनी सी लाइन नहीं है तो स्पान अपॉन 250, और अगर इतनी लाइन है तो आप टिक करेंगे स्पान अपॉन 350 और 20 mm, विच एवर इज लेस, शुड नॉट बी मोर देन। तो अभी ये लाइन है तो आंसर क्या होगा, स्पान अपॉन 350 और 20 mm तो ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, स्पान अपॉन 350। आगे बढ़ेंगे, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम एंड स्लैब कैन बी एलिमिनेटेड बाय, ये ध्यान रखना मेनली, श्रिंकेज के डिफ्लेक्शन तब ही आपके सबसे नेग्लिजिबल मिनिमम हो सकते हैं एक ही कंडीशन में, जब जितना आप एएससी प्रोवाइड करें, जितना एएसटी हो। मतलब जब पीसी परसेंटेज
पीटी परसेंटेज के बराबर हो, जितना कंप्रेशन में बार दे रहे हैं, जितना टेंशन में दे रहे हैं, उतना ही कंप्रेशन में दें, तो श्रिंकेज के डिफ्लेक्शन नियर अबाउट जीरो आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्रेशन स्टील इक्वल टू टेंसाइल स्टील। ए विल बी द करेक्ट आंसर। जितना कंप्रेशन, देखो पहले तो हम टेंशन में तो बार देंगे, आरसीसी है, कंप्रेशन में हम कितनी दे रहे हैं बात डिपेंड करती है। अब कंप्रेशन में कम देंगे तो ज्यादा आएंगे, और टेंसाइल स्टील से ज्यादा देंगे तब भी ज्यादा आएंगे। जब बराबर देते हैं तब सबसे, जितना पीटी परसेंट और पीसी परसेंट क्लोज होगा उतना श्रिंकेज के डिफ्लेक्शन नेग्लिजिबल होते हैं। इन केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज, लिमिटिंग डिफ्लेक्शन का मतलब है स्पान टू डेप्थ रेशियो। जो हम डेप्थ रेशियो लेते हैं वो किसका फंक्शन है? प्राइमरीली अ फंक्शन ऑफ लॉन्ग स्पान, प्राइमरीली अ फंक्शन ऑफ शॉर्ट स्पान, इंडिपेंडेंट ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट स्पान, डिपेंडेंट ऑन बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पान। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, कई बार आता है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्लियर कट बात करूंगा, घुमा फिराने की बात नहीं करूंगा, बट दिमाग खोल के सुन लेना। जब भी ये क्वेश्चन आता है हमेशा ध्यान रखो मैं क्लियरली लिख रहा हूं। अगर आपसे पूछे बीम के फॉर्मूले में क्या आएगा, तो बीम के फॉर्मूले में तो एक ही स्पान होता है, क्लियर रखो, या इफेक्टिव अपॉन आएगा इफेक्टिव डेप्थ। वन वे स्लैब में पूछें तो शॉर्टर स्पान आएगा अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, और टू वे स्लैब में पूछें तो शॉर्टर स्पान आएगा बट यहां पर आएगा ओवरऑल डेप्थ। एलेक्स जो होता है स्लैब में वो शॉर्टर स्पान होता है। अभी क्वेश्चन किस पे पूछ रहा है? मतलब टू वे स्लैब में फंक्शन है शॉर्टर स्पान और ओवरऑल डेप्थ, इसमें है शॉर्टर एंड इफेक्टिव डेप्थ। ये टू वे का पूछ रहा है तो किसका फंक्शन है? स्पान का तो है, डेप्थ का तो पूछ नहीं रहा है, तो कौन सी स्पान लेते हैं हम? शॉर्ट स्पान। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Next is from limiting deflection point of view, use of high strain steel in RCC beam results in, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, समझेंगे कैसे करेंगे। टेंसाइल स्टील की बात की है तो ऐसे में हमारा जो स्पान बाय डेप्थ रेशियो है शुड नॉट बी मोर देन बेसिक वैल्यू में 7-20-26 इनटू टेंसाइल स्टील की बात है तो यहां पे मॉडिफिकेशन फैक्टर आता है केटी, और कंप्रेशन स्टील की बात है तो यहां पर आता है केसी। अभी कंप्रेशन की बात नहीं है, अभी टेंशन की बात है। और बस एक और चीज याद रखना बच्चों, केटी जो है वो पीटी परसेंटेज और ग्रेड ऑफ टेंसाइल स्टील दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वहीं जो मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है वो पीसी परसेंटेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस ये दो बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस इतना अगर आप दो याद रख लिया आपके सारे क्वेश्चन इस प्रकार के बन जाएंगे। क्या बोल रहा है? हाई स्ट्रेन स्टील। हाई स्ट्रेन स्टील मतलब हाई स्ट्रेंथ मतलब एफएसटी ज्यादा, तो केटी भाई साहब क्या हो गए? कम हो गए। और अगर केटी भाई साहब कम हो गए तो डेप्थ क्या आएगी? ज्यादा डेप्थ लगेगी, तब जाके हम उसके डिफ्लेक्शन को रोक पाएंगे उस बीम के। तो रिडक्शन इन डेप्थ, नो चेंज इन डेप्थ, इंक्रीज इन डेप्थ, इंक्रीज इन विड्थ। सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका उल्टा बोले, पीटी परसेंटेज कम है, एफएसटी कम है, तो फिर केटी ज्यादा, और केटी ज्यादा तो डेप्थ कम। देखो ऐसे याद रखना, केटी जो है वो डेप्थ से इनवर्स है, और केटी जो है इनसे भी इनवर्स है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। तो अगर ये से इनवर्स है और ये इनसे भी इनवर्स है, मतलब ये दोनों पीटी और एफएसटी ये डेप्थ के डायरेक्ट हो गए, डायरेक्ट रिलेटेड। तो अगर क्वेश्चन में आप बोले कि हमारा हाई स्ट्रेन स्टील है, पीटी परसेंट ज्यादा है, आग बंद, सिर्फ टिप्स ध्यान रखना, सीधे डेप्थ ज्यादा। अगर बोले पीटी कम है, एफएसटी कम है, तो सीधे डेप्थ भी कम होगी। ऐसा आप उसको ट्रिक बना सकते हो, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ स्लैब बीम फ्लोर सिस्टम मे बी सपोर्टेड ऑन ब्रिक वॉल और फ्रेम्ड इनटू ए सिस्टम ऑफ आरसी कॉलम। द फ्लोर थिकनेस स्लैब प्लस बीम वेव फॉर द सेम स्पान विल बी। किस केस में हम कम रखेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, है ना। स्लैब बीम फ्लोर सिस्टम है, मे बी सपोर्टेड ऑन ब्रिक वॉल और फ्रेम्ड इनटू ए सिस्टम, ठीक है, ऑफ आरसी कॉलम, ठीक है। स्लैब बीम फ्लोर सिस्टम है, ब्रिक वॉल पे सपोर्टेड है और फ्रेम्ड इनटू ए सिस्टम ऑफ आरसी कॉलम। अच्छा, मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास स्लैब बीम सिस्टम है, मतलब हमारे पास कोई पर्टिकुलर बीम है और उसको हमने क्या करा, वॉल्स पे रख दिया।
कहां पे रख दिया, वॉल्स पे रख दिया, ठीक है। वॉल पे रखा मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपली सपोर्ट कंडीशन, ठीक है। अच्छा आगे, या फिर हम उसको कॉलम पे रखें, अच्छा ठीक है। फ्रेम्ड सिस्टम, फ्रेम्ड अरेंजमेंट आप जानते हो, जब कोई कॉलम का फ्रेम अरेंजमेंट होता है बीम के साथ, तो वहां पर ये बीम हो गई, तो वहां पर ये फिक्सिडिटी आ जाती है, फिक्स्ड एंड की तरह ट्रीट होते हैं, तो ये बीम हो गई फिक्स्ड बीम, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है। अब इस पे यूडीएल लग रहा है, अब इस पे यूडीएल लग रहा है, तो इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है सिंपली सपोर्ट बीम पूरे में, यूडीएल आप जानते हैं WL²/8 आता है। और फिक्स्ड बीम का आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता दूं, इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो जो सपोर्ट पर आता है फिक्स्ड एंड पर, फिक्स्ड एंड नेगेटिव वाला, वो आता है WL²/24। और अगर हम बात करें कि बीच में सेंटर पे जो सेगिंग बेंडिंग मोमेंट आता है वो आता है WL²/12। अगर कहीं से भी कान पकड़े हम देखें तो ये इसमें डिवाइड कम से है इन दोनों के मुकाबले, मतलब कि इस कंडीशन में जो बेंडिंग मोमेंट है वो ज्यादा आ रहा है, और चूंकि इसमें बेंडिंग मोमेंट इस कंडीशन में ज्यादा है, तो डेप्थ भी जो लगेगी इस केस में वो क्या लगेगी, ज्यादा डेप्थ लगेगी। मतलब वॉल पे रखोगे तो ज्यादा डेप्थ लगेगी, फ्रेम में डेप्थ कम होगी, तो वो क्या बोल रहा है, लेस व्हेन फ्रेम्ड इनटू ए सिस्टम ऑफ आरसी कॉलम, मतलब कम लगेगी जब फ्रेम्ड अरेंजमेंट हो, कम लगेगी जब वॉल्स पे रखा हो, दोनों में सेम होगी, और बराबर होगी वॉल के या नहीं, गलत। सही आंसर है ए वाला, फ्रेम में कम लगेगी, फ्रेम में फिक्सिडिटी आती है तो बेंडिंग मोमेंट्स कम हो जाते हैं। Next is the maximum sagging bending moment at support in a continuous RC beam. Live load should be placed on. इसको ध्यान रखना है, इसकी सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगर मैक्सिमम सेगिंग बेंडिंग मोमेंट बोल रहा है, एड सपोर्ट इन ए कंटिन्यूस आरसी बीम, लाइव लोड शुड बी प्लेस्ड ऑन स्पान एडजेसेंट टू द सपोर्ट प्लस द अल्टरनेट स्पान, ऑल द स्पान एक्सेप्ट द स्पान एडजेसेंट टू द सपोर्ट, span next to the adjacent span of the support plus the alternate span and span adjacent to support only। तो इसमें आप ध्यान रखें, यहां पर इसका सही आंसर है span next to the adjacent span of the support plus the alternate span। मतलब कि जिस भी सपोर्ट पे, मान लो हमें ए पर बोला है मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट, तो हमें उन दोनों पे लोड नहीं रखना है, उसके बाद फिर यहां रख सकते हैं, फिर अगला दूसरे पे रखो, फिर यहां नहीं रखना है, फिर अल्टरनेट, फिर यहां रख सकते हैं, फिर यहां नहीं, फिर ऐसे। मतलब जिस पर हमें मैक्सिमम, किसी भी सपोर्ट पे मैक्सिमम सेगिंग चाहिए, तो उस दोनों पे मत रखो, उसके बाद वाले सब पे रखो। अगर ये बात समझ लो, और अल्टरनेट मैनर में रखो। सो इसका सही आंसर है बच्चों सी आंसर, ठीक है। इन ए स्फेरिकल डोम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, द मेरीडियोनल फोर्स induced is, मेरीडियोनल फोर्स कौन सा डेवलप होगा। अगर स्फेरिकल डोम है, स्फेरिकल शेल है, ये हम सोम के अंदर से भी इसको कर सकते हैं। मतलब डोम का मतलब क्या है, स्फेरिकल शेप का डोम है एक, और आप जानते हैं एक प्रकार से प्रेशर वैसे की तरह, अगर इसको समझे तो अगर जब बाहर से प्रेशर आता है, यूडीएल लोड लगेगा, तो बाहर से जब लोड आएगा इसके ऊपर, एक्सटर्नल लोड लगता है। हम सोम के अंदर पढ़ते हैं, जब भी प्रेशर वेसल्स में एक्सटर्नल प्रेशर होता है, तो मेरीडियोनल का मतलब होता है हुप स्ट्रेस, तो हुप और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये दोनों ही कंप्रेशन हो जाते हैं अगर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, बाहर से लग रहा है तो। और अगर अंदर से प्रेशर होता है तो ऐसे केस में हुप और लॉन्गिट्यूडनल दोनों टेंसाइल नेचर के आते हैं। हुप का मतलब ही सरकमफ्रेंशियल होता है और हुप का मतलब ही मेरीडियोनल होता है। सो ये ध्यान रखना है कि यहां पे जो मेरीडियोनल होगा वो क्या होगा, कंप्रेसिव थ्रू आउट, ये ध्यान रखें, ठीक है। और इसमें ये फॉर्मूला भी है इसका, अगर यूडीएल लग रहा है तो जो मेरीडियोनल स्ट्रेस आते हैं टॉप पर, WR/1 + cos थीटा, ये पूछ भी सकते हैं तो आप ध्यान रखें, ठीक है। जो हुप फोर्स हैं जो सरकमफ्रेंस पे लग रहे हैं ऑफ डोम, और जो मेरीडियोनल थ्रस्ट है, जो थ्रस्ट आएगा वो मेरिडियन पे, वो दोनों ही कंप्रेसिव होंगे, थ्रस्ट भी कंप्रेशन और हुप फोर्स भी कंप्रेशन।
और जो यहां पर आपका ये जो मेरीडियोनल थ्रस्ट आएगा, इसका फॉर्मूला है WR/1 + cos थीटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसको। और हुप स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो है WR-1 + cos थीटा + cos² / 1 + cos थीटा। तो याद रख पाए तो रखें, ये थ्रस्ट का फॉर्मूला, ये हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये जो 20 क्वेश्चन थे इससे आपके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हुए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार सेशन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पे होगा, इसका लिंक नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है, वहां से आप उसको ज्वाइन करें और इस पीडीएफ के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। साथ में जो हमारा वीकेंड है वहां पर हम लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट डिस्कशन रखते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस पर जुड़कर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमसे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले इंपॉर्टेंट सेशन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।